गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जो आयन होते हैं वो ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी सबसे भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, या तो उनकी भारी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उनकी भारी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देंगे। ठीक है, और जब भी वो त्याग करेंगे मतलब वो धनी हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, धन आयन। और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज या फिर धन वाला चार्ज। ठीक है, और ये कौन करते हैं, धातु करते हैं। जो धातु होते हैं वो धन आयन बनाते हैं। इसके बाद अगर बाहरी कक्षा में होंगे 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इनको त्याग करने में मुश्किल होगी, तो ये क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लेंगे। जैसे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेंगे, और क्या बना देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, अपनी बाहरी कक्षा को पूरा कर लेंगे। ठीक है, और अगर इनको किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब ये क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये ऋणी हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ऋण आयन या फिर नेगेटिव आयन। ठीक है, और ऐसा कौन करते हैं, अधातु करते हैं। इसके बाद हम आज की वर्कशीट देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें आयनिक यौगिक के बारे में बताया है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। और अगर ऐसे परमाणु हैं या ऐसे आयन हैं जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, तो अगर वो खो देंगे तो वो धन आवेश प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो धनी है इसलिए वो त्याग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, धन आयन कहा जाता है। ऋण आयन कौन से होते हैं, अधातु होते हैं, और धन आयन कौन से होते हैं, धातु होते हैं। इसके अलावा आयन एक परमाणु या कई परमाणुओं के जटिल समूह से भी बन सकते हैं। जैसे हमने देखा था जो MgCl2 था, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसमें एक धातु था मैग्नीशियम और 2 अधातु थे क्लोराइड। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक धातु और एक अधातु हो सकता है कि एक से अधिक धातु या एक से अधिक अधातु का समूह हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं कि एक धातु और एक अधातु मिलकर क्या बन रहा है, आयनिक यौगिक बन रहा है। इसमें जो धातु है उस पर ऋण आयन या फिर उस पर धन आयन या फिर पॉजिटिव चार्ज है, और अधातु पे ऋण आयन या फिर नेगेटिव चार्ज है। आयनिक आबंध में विपरीत आवेश जो हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं, जैसे ऋण आवेश और धन आवेश। देखा ना आपने, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, और आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है। जो धातु हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं, तो अधातु क्या कर रहे हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु की ज़रूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का दान कर क्या बना देता है, आबंध बना देता है, साथ में बंध जाते हैं। तो इसके भौतिक गुणधर्म देखते हैं हम। अब ये आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब के भौतिक गुणधर्म जो ये बनेंगे, आबंध बना के यौगिक बनेंगे, इन सब की क्या फीचर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी भौतिक प्रकृति क्या होगी, इनकी भौतिक प्रकृति होगी कि ये बहुत ही कठोर होंगे। कठोर क्यों होंगे, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है, जो आबंध है, वो कैसे बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दे के और एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गंदी तरह बंधे हुए हैं। ऐसा क्यों है, जैसे हम जब भी किसी को कोई पेंसिल देते हैं या फिर पैसे देते हैं, तो फिर हमें उसके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने पैसे वापस चाहिए। तो इसीलिए जो आबंध है वो क्या हो जाता है, ठोस और कठोर। ठीक है, ये जो यौगिक हैं ये कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या है कि अगर इनको ज़्यादा ज़ोर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे। जैसे हम अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे पैसे मांगने के लिए तो क्या हो जाएगा, आबंध टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक। इसमें गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत कठोर हैं, तो इनको पानी में कन्वर्ट करने में या फिर पानी को गैस में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ताप लगेगा, बहुत ज़्यादा ऊष्मा लगेगी, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, घुलनशीलता। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, जल में तो घुलनशील होते हैं। जैसे जो सोडियम क्लोराइड है
उसको हम नमक भी कहते हैं, है ना। जो नमक है वो पानी में घुल जाता है, इसलिए ये जल में घुलनशील है, लेकिन कैरोसिन में, पेट्रोल में और ऐसी चीज़ों में क्या है, अविलय है, इनमें नहीं घुल सकते, ठीक है। इसके बाद इसकी चालकता कैसी है, किसी विलयन से विद्युत के चालक के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है, ठीक है। क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है कि अगर, जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि जितने भी आयन होंगे, जैसे हाइड्रोजन आयन था, जब वो H+ था तो वो क्या था, चालकता दिखा रहा था, ठीक है, वो चालन कर रहा था विद्युत का, ऊष्मा का। लेकिन जब वो हाइड्रोजन गैस था, H2 था, तो उसके पास आयन नहीं है, तो वो चालकता नहीं दिखा रहा था। यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है तो इनके पास तो बहुत सारे आयन हैं, तो क्योंकि ये आयनिक यौगिक हैं तो ये जलीय विलयन में आयन हैं, इसीलिए क्या होता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और विद्युत का अच्छे से चालन करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बार हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं या फिर ऋण आयन कहते हैं, ठीक है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और धन आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें धातु कहा जाता है या फिर धनायन कहा जाता है। इसके बाद आयनिक यौगिक क्या डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, दाब डालने पर। इसके बाद आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत आबंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए उनको तोड़ने में, उनको गैस में कन्वर्ट करने में या तरल में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका गलनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन जब उसको पानी में डालेंगे तो वो विद्युत अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में वो क्या हैं, उनके पास एक दूसरे के से वो आयन जो हैं वो एक दूसरे से आबंध से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो जो आयन हैं वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ताकि वो विद्युत का चालन कर सकें। इसलिए जैसे ही वो गलित अवस्था में होंगे वैसे ही वो विद्युत का चालन करेंगे। इसके बाद आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। तो जो ये चित्र है आप इसको समझा सकते हैं। इसमें तुम्हें क्या दिखाया गया है, इसमें एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी तो चाहिए ताकि हम, जो विद्युत है वो बैटरी से ही तो आएगा। जैसे हम सेल लगाते हैं किसी चीज़ में तभी तो उसमें एनर्जी आती है, वो चलता है ना। इसके बाद एक बल्ब लगाया गया है, जो बल्ब है उसी से हम देख सकते हैं कि विद्युत का चालन हो रहा है या नहीं, बल्ब जलेगा। और स्विच किस लिए लगाया हुआ है, ताकि बल्ब हमेशा ना जलता रहे, है ना। अगर हमेशा जलता रहेगा तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक बीकर लिया गया है, बीकर में पानी लिया गया है, क्योंकि पानी में ही तो चालन होता है, वैसे तो आयनिक यौगिक चालक नहीं होते। इसके बाद एक ग्रेफाइट की छड़ ली गई है, ताकि हम ये बता सकें कि जो है ग्रेफाइट जो है वो एक तरह से जोड़ देगा, ठीक है। तो हमने विलयन लिया किसी भी यौगिक का, जैसे NaCl का, MgCl का, Cl2 का, किसी भी आयनिक यौगिक का हमने विलयन लिया। आयनिक यौगिक को पानी में घोलकर बीकर में भर दिया, उसको ग्रेफाइट से एक तार से अटैच कर दिया, और उस तार में बल्ब भी है, बैटरी भी है, स्विच भी है, और इससे हम चालकता की जांच कर सकते हैं। अगर ये यौगिक चालक होगा तो बल्ब जलेगा, अगर ये यौगिक चालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात।